हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद AK प्रजापति। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, काफ़ी ज़्यादा डेली यूज़ होते हैं। जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें उनकी आवश्यकता होती है। कई बार टेक्स्ट बुक में भी वो यूज़ हो जाते हैं और हमें उनका मीनिंग नहीं आता, तो वो देखेंगे हम। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, उनका हिंदी में मीनिंग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे। दोस्तों, हम पहला स्ट्रक्चर बी अबाउट टू, बी अबाउट टू। दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे दोस्तों बी गोइंग टू, बी गोइंग टू, बी गोइंग टू। तीसरा हम देखेंगे दोस्तों बी टू, बी टू। और फोर्थ देखेंगे दोस्तों बी प्लस ऑलवेज, ऑलवेज प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये चार स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों और इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। बी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बी क्या होता है? बी फॉर्म होता है दोस्तों, बी फॉर्म, बी फॉर्म होता है। अब बी फॉर्म को हम दो प्रकार से देखते हैं दोस्तों। इसका दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? इज एम आर प्रेजेंट में होता है और वॉज वर्ब का किस में होता है? पास्ट में होता है। तो यहाँ देखें इज एम आर, ये इज एम आर किस में होगा? प्रेजेंट में तो होगा इसका दोस्तों, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में इसका पार्ट होगा इज एम आर, इज एम और ये आर इसका प्रेजेंट में पार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर पास्ट में कौन कौन से पार्ट होंगे? पास्ट में दोस्तों इसके पार्ट हो जाएंगे वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब इसके पार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके पार्ट वॉज वर्ब। ये बी फॉर्म का वॉज वर्ब में पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बी हैं उसे आप ऐसा समझे कि वहाँ पर जब हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने इस वाले सेंटेंस का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। बी का मतलब यहाँ पर क्या है? इज एम आर से प्रेजेंट की बात करेंगे तो मैं इसका जो बी की जगह कौन सी फॉर्म्स यूज़ करूँगा? इज एम आर यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं इसकी बात करूँगा पास्ट की तो यहाँ पर वॉज वर्ब में यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों, इस टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर भी बी टू जो फॉर्मूला दे रखा है, बी टू फॉर्मूला दे रखा, तो टू के बाद क्या आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको पता होगा। ये टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी। दोस्तों, हम ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे इतना सा आप नोट करें कॉपी में। हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया बी अबाउट टू, आई एम गोइंग टू डिलीवर माई स्पीच। मैंने ये सेंटेंस बोला आई एम गोइंग टू डिलीवर माई स्पीच। तो बी अबाउट टू हमने देखा आई एम गोइंग टू या आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू डिलीवर माई स्पीच। पहला मैंने देखा आई एम अबाउट टू डिलीवर माई स्पीच, तो इसका हिंदी क्या होगा? मैं अपना स्पीच देने वाला हूँ या मैं अपना स्पीच देने जा रहा हूँ। ये इसका मीनिंग होगा दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं इसको, इसे इतना सा नोट डाउन करें, हम सिस्टमेटिकली इनको देखते हैं। हम इन चार स्ट्रक्चर के बारे में आज पूरा देखेंगे दोस्तों। पहला स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्ट्रक्चर बी अबाउट टू, बी अबाउट टू, अबाउट टू, बी अबाउट टू। इसको ऐसा का ऐसा ही लिखें। बी अबाउट टू is a structure, a structure, structure है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है। that is used, that is used, जो उपयोग में लिया जाता। that is used to show, show the nearness, the nearness, nearness of an action, of an action, an action, action के लिए यूज़ होता है। इसका हिंदी लिखे तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी ऐसे लिखे। हिंदी मीनिंग कैसे निकलता है इसका? हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ
हिंदी अर्थ ऐसे लिखे दोस्तों, हिंदी अर्थ। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर देखें, इसका प्रयोग जैसे कि वाला कोई कार्य होने वाला है, कोई कार्य कोई कार्य कोई कार्य कोई कार्य होने वाला है, होने वाला है वाला है, या होने जा रहा है, होने जा रहा है, या होने जा रहा है, जा रहा है, इस अर्थ में होता है। हिंदी अर्थ मतलब इस अर्थ में इसका यूज़ होता है, इसका इस अर्थ में यूज़ होता है, कोई कार्य होने वाला है और होने जा रहा है। जैसे कि मैं बोला पीएम मोदी, पीएम मोदी मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी, पीएम मोदी इज़ गोइंग, या गोइंग टू लिख सकते हैं या अबाउट टू लिख सकते हैं, अबाउट टू डिलीवर हिज स्पीच। अब पीएम मोदी क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, अब अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हैं। तो मैंने बोला था वाले हैं या वाला है के सेंस में इसका यूज़ होता है। पीएम मोदी, इसका हिंदी क्या होगा, पीएम मोदी अपने भाषण को संबोधित करने वाले हैं। तो इसका क्या होगा, पीएम मोदी अपने भाषण का, हिज स्पीच यानी अपने भाषण को संबोधित, डिलीवर यानी संबोधित करने वाले हैं। इसका इज़ अबाउट टू का जो हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, संबोधित करने वाले हैं या संबोधित करने जा रहे हैं। वहाँ पर लिखा ना होने जा रहा है या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे दूसरा और देखें, दे आर गोइंग, दे आर अबाउट टू अटेंड द पार्टी। अब मैंने यहाँ पर लिखा दे आर अबाउट टू अटेंड द पार्टी या पार्टी मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों। तो वो अब पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा दोस्तों, वे, दे यानी वे, दे आर अबाउट टू अटेंड द पार्टी, वे पार्टी को अटेंड करने वाले हैं, मतलब उसमें पार्टी में जाने वाले हैं। तो वाले हैं के सेंस में इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। और क्या, या वाले हैं या करने वाले या करने जा रहे हैं, इस सेंस में इसका मतलब हिंदी मीनिंग निकाल सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। यहाँ पर बी की जगह पास्ट का भी यूज़ कर लें, एक सेंटेंस यहाँ पर पास्ट का भी देके दोस्तों। जैसे कि शी, अब सी के हिसाब से कौन सा आएगा दोस्तों, पास्ट में वॉज आएगा या वर आएगा दोस्तों, वॉज आएगा, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। शी वॉज अबाउट टू सेंड हर प्रेजेंट गिफ्ट लिख ले दोस्तों, GIFT गिफ्ट। तो वो अपना गिफ्ट भेजने वाली हैं, वाली थी, यहाँ पर वाली है नहीं होगा क्योंकि पास्ट हो गया ना दोस्तों, पास्ट हो गया ना। मैंने बी का रूप बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बी का प्रेजेंट में क्या होता है, EXAMR होता है, और फास्ट में वॉज वर होता है। तो वहाँ पर मैंने बी को किस में बदल दिया, पास्ट में बदल दिया। फास्ट के हिसाब से इसके हिसाब से ये वर्ब लगाए तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शी वॉज अबाउट टू सेंड हर गिफ्ट, वो अपने गिफ्ट को भेजने वाली थी, तो ऐसे आएगा ना कि वाली हैं, वो अपने गिफ्ट को भेजने वाली थी या वो अपने गिफ्ट को भेजने जा रही थी, या ऐसे हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, बी गोइंग टू
बी गोइंग टू का यूज़ कब पर, बी गोइंग टू के बाद में हमेशा दोस्तों कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद करें कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गया, अगर वर्ब यूज़ होगा तो ये ध्यान रखें आप। तो इसका यूज़ दिस, इट इज़ यूज, यह यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू शो द नियरनेस of an action, nearness of an action। दोस्तों दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। एक्शन मैंने वहाँ पर भी यही लिखा था, यही लाइन लिखी थी, यहाँ पर भी सेम लाइन है। नियरनेस ऑफ एन एक्शन, इसका हिंदी मीनिंग क्या रहेगा, हिंदी मीनिंग क्या रहेगा दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग या हिंदी अर्थ क्या निकलेगा इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कोई कार्य होने जा रहा है, कोई कार्य होने जा रहा है, कार्य होने जा रहा है, होने जा रहा है, जा रहा है, या होने वाला है, या फिर होने वाला है, होने वाला है। मैंने होने वाला है या होने वाला था, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। प्रेजेंट में होगा तो होने वाला है, और पास्ट में होगा तो होने वाला था या होने जा रहा था या होने जा रहा है। तो ऐसे पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट का दोनों सा ध्यान रखें, मतलब प्रेजेंट पास्ट का। मैंने यहाँ पर लिखा ना होने जा रहा है, तो हमेशा होने जा रहा है के सेंस में नहीं होगा। अगर वहाँ पर मैंने पास्ट यूज़ कर दिया, बी की जगह पास्ट यूज़ कर दिया, वॉज वर्ब यूज़ कर दिया, तो वहाँ पर होने जा रहा था, तो ऐसे निकाले उसका अर्थ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हम देखते हैं सुसान वॉज गोइंग टू हमने पहले टू किल हर बेबी। तो सुसान अपने बच्चे को मारने वाली थी। मैंने यहाँ पर इसका क्या किया, मारने वाली थी या मारने जा रही थी, ये सेंस निकलेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर इज़ होता तो सुसान अपने बच्चे को मारने वाली हैं, यहाँ पर सुसान अपने बच्चे को मारने वाली थी, क्योंकि पास्ट है ना इसलिए थी। ठीक है, तो दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, they were going to purchase a new house। मैंने यहाँ पर लिखा they were going to purchase a new house, वे नए घर को खरीदने वाले थे, या फिर वो नए घर को खरीदने जा रहे थे। अगर यहाँ पर मैंने लिखता आर लिखता तो वो नए घर को खरीदने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर आर लिख देता दोस्तों तो इसका मीनिंग क्या हो जाता, इसका मीनिंग चेंज होता था, दे आर गोइंग टू परचेज अ न्यू हाउस, वे नए घर को खरीदने वाले हैं, या फिर नए घर को खरीदने जा रहे हैं। ऐसे मतलब इसका अर्थ चेंज हो जाता है, ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद में आप तीसरा सेंटेंस देखें, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। She is going to give punishment to the boys। वह सी इज़ गोइंग टू गिव पनिशमेंट टू बॉयज़। अब वो बॉयज़ को क्या करने वाली है, पनिशमेंट देने वाली है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी इज़, यहाँ पर सी के साथ इज़ क्यों आए दोस्तों, सी के साथ इसलिए आए दोस्तों क्योंकि सी क्या है दोस्तों, सिंगुलर हैं, और सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, और इसे ही कॉन्कर्ड बोलते हैं दोस्तों। जब भी जो सब्जेक्ट हो उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब भी क्या आई, प्लूरल आई। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर आए। इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए हम पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो लाएंगे ताकि आपको इसे अच्छा से समझ में आए। अभी यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब आप आगे देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। इसमें मेरे को लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें दोस्तों। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर होने वाला है दोस्तों वो होगा B2। B2 ये B प्लस 2 ये B2 हमारा फॉर्मूला है। ये कब यूज़ होगा, B यहाँ पे B का मतलब दोस्तों वही इज एम आर या वॉज वर्ब। प्रेजेंट में होंगे तो इज एम आर हो जाएगा, फास्ट में होंगे तो वॉज वर्ब हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ कब करते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ की अनिवार्यता बताने के लिए। जैसे मुझे यह काम करना है, मुझे आपको पढ़ाना है, आई एम टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। तो अनिवार्यता बता रहा है, ये क्या बता रहा है, अनिवार्यता बता रहा है। ये अनिवार्यता बताने के लिए, कंपल्शन बताने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, पहले हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं। इट इज़ अ स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर that is used to show compulsion। क्या बताता है, कंपल्सन बताता है दोस्तों, अनिवार्यता बताता है, किसी चीज़ की आवश्यकता बताता है, नीड बताता है, नीड भी बताता है, ज़रूरत बताता है, रिक्वायरमेंट बताता है, रिक्वायरमेंट बताता है दोस्तों, रिक्वायरमेंट बताता है। तो ये हिंदी में देखें, हिंदी में इसका मीनिंग कैसे निकलेगा दोस्तों। हिंदी अर्थ में आप जब इसका हिंदी ट्रांसलेट करने जाएंगे तो किस सेंस में आप इसका हिंदी ट्रांसलेट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा आई एम टू टीच यू ऑल। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा आई एम टू टीच यू ऑल, मुझे आप सभी को क्या करना, आप सभी, यू मतलब यू ऑल मतलब आप सभी को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो रहेगा B2 का मतलब क्या होगा, मतलब कंपल्शन बता रहा है ना, आप सभी को पढ़ाना है। दूसरा दोस्त यहाँ पर देखिए, शी इज़ टू अटेंड द स्कूल। अब दोस्तों ये यहाँ पर मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा, सी इज़ टू अटेंड द स्कूल। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा उसे अपना स्कूल, उसे स्कूल क्या करना है, अटेंड करना है। अटेंड मतलब उसे अनुपस्थिति देनी है उसकी। तो यहाँ पर इसमें इसका सेंस रहेगा। अब यहाँ पर हिंदी अर्थ लिखे इसका कि कोई कार्य करना है। इस अर्थ में दोस्तों हम इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई एम टू टीच यू, मुझे आप सभी को पढ़ाना है। तो ना है, करना है, कोई कार्य करना है। तो ना, तो ऐसे तो शॉर्ट में लिखे ना, नी और ने के सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे आपको पढ़ाना है, उसे स्कूल जाना है, तो ना नी के सेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है हम उसे देखते हैं। एक एग्जांपल और हो जाए, ठीक है। दे आर टू कंप्लीट their सिलेबस, उन्हें अपना सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेट होगा, ठीक है दोस्तों। हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, जो 4th नंबर का स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम देखते हैं। यहाँ पर 4th नंबर का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं।
जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है उसे हम देखते हैं, बी। बी प्लस हमने लिखा था दोस्तों ऑलवेज, ऑलवेज लिखा था। उसके बाद में हमने लिखा था वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट में कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? आईएनजी फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर था दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बुक्स में यूज़ होता है और हम डेली में हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम इरिटेशन बताएं, किसी भी चीज़ की मतलब परेशानी बताएं। जैसे कि शी इज़ ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा चिल्लाती रहती हैं, तो इसका किस सेंस में यूज़ हुआ? शी इज़ ऑलवेज क्राइंग। शी इज़ ऑलवेज डिमांडिंग फॉर मनी, वो हमेशा, ही इज़ ऑलवेज डिमांडिंग फॉर मनी, वो हमेशा पैसों की मांग करता रहता है। तो ये क्या है? मतलब उसकी हैबिट्स को बता रहा है, कौन सी इरिटेशनल हैबिट को बता रहा है ये। तो इस प्रकार से हम इसे देखेंगे दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा दोस्तों, कोई रहता है या रहती है के सेंस में हम इसका हिंदी में यूज़ करता है। जैसे कि वो हमेशा ही चिल्लाता रहता है, वो हमेशा ही चिल्लाता रहता है। ही इज़ ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा ही चिल्लाता रहता है, ऐसे। और जैसे कि वो हमेशा पैसे मांगता रहता है, ही इज़ ऑलवेज डिमांडिंग फॉर मनी, तो वो हमेशा पैसे मांगता रहता है। तो इस प्रकार से उसका ट्रांसलेट हम ऐसे देखेंगे। इसमें बी का मतलब वही रहेगा, इज़ आर वाज वर्ब, ठीक है। और सेंटेंस सारा यही रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये रहेगी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं थोड़ा। इट इज़ अ स्ट्रक्चर, ये क्या है दोस्तों? एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। दैट इज़ यूज्ड, दैट इज़ यूज्ड, जब क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? टू शो, टू शो हैबिचुअल, क्या? टू शो हैबिचुअल, हैबिचुअल एंड इरिटेशनल, इरिटेशनल, हैबिचुअल एंड इरिटेशनल। इरिटेशनल मतलब पीड़ाजनक, पीड़ाजनक, जो सामने वाले को क्या करे, मतलब सामने वाले को बेचैन कर दें। इरिटेशनल मूड को शो करता है। ये क्या करता है? इरिटेशनल मूड को शो करता है। जैसे कि, और इसका हिंदी भी देखें दोस्तों, हिंदी अर्थ, मतलब हिंदी में इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, किस तरह से हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, तो ये भी देखें। तो कोई कार्य वो हमेशा चिल्लाती रहती हैं, तो रहता है, रहती है के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। रहता है या रहती हैं, या रहती हैं दोस्तों। यहाँ पर रहती हैं की जगह रहती थी भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट के हिसाब से हैं। पास्ट के अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, शी इज़, मैंने लिखा शी इज़ ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा चिल्लाती रहती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, शी इज़ ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा चिल्लाती रहती हैं। तो यहाँ पर इज़ आया, अगर यहाँ पर वॉज आ जाता, अगर पास्ट टेंस बना देता मैं इसको, यहाँ पर वॉज कर देता, तो फिर इसका ट्रांसलेट क्या होता दोस्तों? यहाँ पर अगर वॉज हो जाता है तो फिर इसका ट्रांसलेट वो हमेशा चिल्लाती रहती थी। वैसे यहाँ पर दूसरा देखें, दे आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज डिमांडिंग फॉर मनी, डिमांडिंग फॉर मनी, फॉर मनी, दे आर डिमांडिंग फॉर मनी, वे हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर वॉज कि यहाँ पर वर्क कर देता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल हैं, प्लूरल हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। अगर मैं यहाँ पर वर्ब प्लूरल आ रही है, जो आर आ रहा है, यहाँ पर मैं वर्क कर देता तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या होता? इसका हिंदी अर्थ चेंज हो जाता और ये क्या बन जाता? दे आर ऑलवेज, दे वर ऑलवेज डिमांडिंग फॉर मनी, वे हमेशा पैसों की मांग करते रहते थे, तो ऐसे हो जाता। यहाँ पर अभी इसका हिंदी अर्थ क्या है? वो हमेशा पैसों की मांग करते रहते हैं, क्योंकि आर आ रहा है ना, तो रहते हैं। अगर वर होता तो वह हमेशा पैसों की मांग करते रहते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट किए और उसका हिंदी मीनिंग हमने जानने की कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा बुक्स में यूज़ होते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों
तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम वहाँ पर भी क्लियर इसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छा सोल्यूशन के लिए लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय फॉर वॉचिंग।